पैलेस्टाइन और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बीच ये 3 पैराग्राफ्स का छोटा सा लेटर है जो 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने एक ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के हेड लायनल वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड के नाम लिखा था। इस लेटर में जो लिखा था उससे पैदा होने वाला झगड़ा अगले 100 सालों तक लड़ा जाएगा, इसका अंदाजा शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी नहीं था। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच कौन गलत है कौन सही, इन दोनों का आपस में झगड़ा किस चीज पर है और इस सब में ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये टॉपिक दुनिया के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में से एक है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहकर सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूं ताकि किसी भी शख्स को एतराज ना हो सके। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले पैलेस्टाइन में किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं था। यहाँ मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन इनके साथ ज्यूज और क्रिश्चियंस भी खुशी खुशी रहते थे। उस वक्त ये पूरा एरिया ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। इस मैप पे देखा जाए तो ऑटोमन एम्पायर यूरोप से लेकर नॉर्दर्न अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के काफी सारे हिस्से पर भी फैली हुई थी, जिसको सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। कुछ अरब लीडर्स थे जो ऑटोमन एम्पायर के रूल से काफी तंग थे। वो खुद को यहाँ से आजाद करवाना चाहते थे और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वो ऑटोमन एम्पायर के दुश्मन ब्रिटिशर्स से चोरी छुपे जा मिले। ब्रिटिशर्स ने उनसे वादा किया कि अगर वो जंग में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ उनकी मदद करेंगे तो बदले में उनको आज़ाद देश दिया जाएगा। ऐसा ही एक वादा ब्रिटिशर्स ने यूरोप में मौजूद जूज से भी किया था। जूज शुरुआत से ही ऐसी कौम रही है जिनका दुनिया में कोई पक्का ठिकाना नहीं था, यानी उनका अपना मुल्क कोई नहीं था। वो जहाँ भी रहते थे माइनॉरिटी कहलाए जाते थे। यूरोप में मौजूद जूस पहले ही काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। उनको नफरत की निगाह से देखा जाता था और कई मकामात पर उनको कत्ल भी कर दिया जाता था। पर ऐसा क्यों था? इसके पीछे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। कई सदियों से क्रिश्चियंस ये मानते थे कि वो जूस ही थे जिनकी वजह से जीसस क्राइस्ट की मौत हुई थी। बस इसी मेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूरोप में क्रिश्चियंस जूस को बर्दाश्त ही नहीं करते थे। दुनिया भर में फैली जूइश कम्युनिटी का नेटवर्क जैसे आज स्ट्रॉन्ग है, वैसे पहले भी काफी स्ट्रॉन्ग था। वो पैलेस्टाइन में अपने अलग देश पाने की मूवमेंट को ज़ायोनिज्म का नाम देते थे। इस मूवमेंट की शुरुआत 1896 में थियोडोर हर्ट्सल नामी एक जूइश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने की थी। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन जूइश स्टेट बनती है। इसमें भी उन्होंने लिखा था कि यूरोप में मौजूद जूस को अगर सुकून की जिंदगी गुजारनी है तो उनको पैलेस्टाइन में अपना अलग देश बनाना होगा। शुरुआत में कई जूस इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे। वो कहते थे कि हम एंटी सेमिटिज्म यानी जूस के खिलाफ नफरत की वजह से अपनी कंट्री को क्यों छोड़ें। लेकिन देखते ही देखते ये मूवमेंट एक पॉलिटिकल शक्ल में बदल गई। दुनिया भर के जूस पैलेस्टाइन का रुख करने लगे। उनको अपनी ही कम्युनिटी की जानिब से फंड किया जाने लगा। उनको वहाँ बिजनेस और फैक्ट्रीज लगाने के लिए पैसे भी दिए जाने लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे यानी यूरोपियन जूस से भी वादा किया था कि वो उनको पैलेस्टाइन में उनकी अपनी कंट्री बनाने का मौका देंगे। फास्ट फॉरवर्ड करके हम चलते हैं 1917 में। वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी जिसमें ऑटोमन एम्पायर को बुरी तरह शिकस्त हो रही थी। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने एक ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के हेड लायनल वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड के नाम एक लेटर लिखा। इस लेटर में लिखा गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जूस पैलेस्टाइन में आकर अपनी अलग कंट्री बना लें। रॉथस्चाइल्ड को ये यकीन दिलाया गया कि इस काम के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको फुल सपोर्ट करेगी और साथ ही ये भी लिखा गया कि इससे यहाँ पहले से रहने वाले मुस्लिम्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। बाल्फोर के लेटर लिखने के 1 महीने के बाद ब्रिटिश सोल्जर्स आए और उन्होंने पैलेस्टाइन पर कब्जा करके ऑटोमन एम्पायर का 400 साला राज खत्म कर दिया। पर सवाल ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जूस को अपनी अलग कंट्री देकर बदले में क्या पाना चाहती थी। असल में ब्रिटिशर्स को सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि ऑटोमन एम्पायर के जाने के बाद यहाँ कोई ऐसी स्टेट बने जो फ्यूचर में उनका साथ दे सके, उनका अलाई बनकर। इसीलिए उन्होंने जूस से अलग कंट्री का वादा तो किया था, लेकिन बदले में जूस से भी ये प्रॉमिस लिया था कि वो अपनी अलग कंट्री बनाने के बाद ब्रिटिशर्स का साथ नहीं छोड़ेंगे।
پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنگ میں جو کنٹری جیت جاتی تھی وہ اگلی کنٹری پر قبضہ کر کے اس پر اپنا راج چلانا شروع کر دیتی تھی، تب تک جب تک وہ خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے۔ ورلڈ وار 1 میں برٹین کے حصے میں پیلسٹائن آیا تھا۔ انہوں نے وہاں جوئش کالونی بنانے کی بھرپور کوشش کی اور اس میں آگے چل کر کامیاب بھی ہوئے، لیکن پیلسٹائن کے عربز جو آلریڈی وہاں رہتے تھے ان کا ماننا ہے کہ برٹین نے ہم سے ہماری آزادی کے بارے میں ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ 1919 میں آرتھر بالفور نے ایک میمورنڈم لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ پیلسٹائن میں پہلے سے رہنے والے عرب سے ان کی مرضی کے بارے میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیلسٹائن کے عربز کی نظر میں برٹین کا جوز کے لیے بنایا قانون کافی نرم تھا۔ پیلسٹائن میں دنیا بھر سے جوئش امیگرنٹس کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے وہاں اپنے اسکولز بنائے، فیکٹریز کھولیں اور برٹشرز کی مرضی سے اپنی ایک چھوٹی آرمی بھی بنا دی جس کو ہگانا کہا جاتا ہے۔ پیلسٹائن کے عربز کے پاس یہ سوچنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا کہ برٹشرز ہماری آزادی پر تو کوئی کام نہیں کر رہے بلکہ ہماری ہی زمین دوسروں کو دے رہے ہیں۔ کچھ سالوں تک وہ برداشت کرتے رہے، لیکن 1939 میں وہاں کے عربز نے آواز اٹھانا شروع کی، لیکن برٹشرز کے سامنے آواز اٹھانے کا ایک ہی مطلب تھا: غداری۔ پیلسٹائن کے عربز کو ایسا کرنے پر کڑی سزا دی گئی، کئی کو اریسٹ کر لیا گیا، کچھ لیڈرز کو پیلسٹائن سے نکال دیا گیا اور کچھ کو پھانسی دے دی گئی، لیکن پھر بھی پیلسٹائن کے عربز نے اپنی اسٹرائک ختم نہیں کی۔ اس پر برٹش گورنمنٹ نے معاملے کو سلجھانے کے لیے ایک پیل کمیشن بنایا۔ اس کمیشن نے پیلسٹائن میں انریسٹ کا یہ سولوشن